लास्ट रिजॉर्ट प्लान आप लोग का क्या रहने वाला है? अगर आप लोगों का सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो कैसे आप लोगों को एग्जाम में कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं जिससे आपको एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देगा। 20 एग्जाम राइटिंग हैक्स में आप लोग को बताऊंगा जिसमें आपको उस क्वेश्चन में भी मार्क्स मिल जाएंगे जिसमें से आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला था। एकदम स्मार्ट राइटिंग हैक्स बताऊंगा, पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है बेस्ट तरीके से जिससे आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा और वो खुश होगा तो आपको नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो 10-15 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ा देंगे ये वीडियो, तो इसको एंड तक देखना। और बिफोर एग्जाम आपको मॉर्निंग में क्या क्या करके जाना है वो सारी मैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं भाई साहब। पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो बहुत जबरदस्त वीडियो रहने वाला है, आप लोग का पक्का पक्का क्या करके जाएगा, पास करवा के एग्जामिनेशन दिला के जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब नहीं किया। और कमेंट करके जाओ कमेंट में दैट आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट। और भाई साहब अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबका भला होना चाहिए सर। सब लोग ऑडिट में क्या करेंगे, 70+ का एम करते हुए चलेंगे। लास्ट रिजॉर्ट प्लान आप लोग को कब फॉलो करना है ना, एग्जाम डे की मॉर्निंग पे सुबह 11 बजे के बाद। 11 बजे तक भी अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, ये लास्ट रिजॉर्ट प्लान देख लेना। क्या करोगे, पूरे चैप्टर को मारना गोली, खाली एलडीआर टॉपिक्स करके चले जाना डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए। जो मैंने तुमको एलडीआर टॉपिक्स दिए ना हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाँ सर, या सेल्फ कर लेना या रिवीजन वीडियो से देख लेना। और सर और एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको क्या करना है, ये तो था डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए। डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए पूरा चैप्टर छोड़ते हुए खाली एलडीआर देख के जाओगे तो भी चलेगा 11 बजे के बाद सुबह में। एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको क्या करना है सर, रिवीजन वीडियो मेरी देख लेना, 1.5x की स्पीड पे चला देना, ठीक है। आप तैयार हो रहे हो, खाना वाना खा रहे हो, नाश्ता वास्ता खा रहे हो, उस हिसाब से आप क्या करना, रिवीजन वीडियो चला के रख देना। मैं भी मेरे टाइम पे ऐसा ही करता था, ठीक है। रादर देन लीविंग द चैप्टर इतना करके चले जाना तो भी सही है। रिवीजन वीडियोस नहीं भी देख पाओ तो सर खाली एलडीआर टॉपिक्स तो करके जाना, आपका उद्धार होगा एज फार एज डिस्क्रिप्टिव इज कंसर्न, ठीक है। हाँ सर, हाउ टू अंडरलाइन कीवर्ड्स इन एग्जाम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कीवर्ड्स के पीछे इतने पड़ जाते हैं कि सर खाली हम कीवर्ड्स याद कर लेते हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है मेरी बहन। क्या करना होता है ना सर, मैं आपको बताता हूं, साथ साथ में कीवर्ड्स अगर आप अंडरलाइन करते चलोगे ना, एक क्वेश्चन लिखा चलो उसके कीवर्ड्स कर लिए, दूसरा आंसर लिखा कीवर्ड्स कर लिए, तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो क्या करना है ना, एंड के 10 मिनट्स का बफर आपको रखना है और उसमें आप लोग को कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। हाँ सर, अब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट पेपर। अगर आप हर एक आंसर के बाद कीवर्ड अंडरलाइन करने बैठ गए, साथ साथ करने बैठ गए तो दिक्कत आ जाएगी। देखो बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से आपको कीवर्ड अंडरलाइन करना है। बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं सर इससे कीवर्ड क्या, ऐसे सब पागलपंती नहीं करनी होती। देखो सर बेसिक मीनिंग करनी होना चाहिए। मैं भी आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। नो नीड टू सेपरेटली मेमोराइज कीवर्ड्स, आपको बस कंटेंट पढ़ते हुए चलना है। अभी भी आप पढ़ रहे हो, सुबह भी आप पढ़ रहे हो, आपको खाली कंटेंट बस रीड मारते जानी लाइंस और आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। अभी कीवर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये कीवर्ड को मैं याद रखूं नहीं सर, याद करने का समय गया। आपको बेसिक कॉमन सेंस के सबसे एग्जाम में कीवर्ड आखिरी के 10 मिनट में पूरा आपको मार्क करते चलना है, ठीक है। साथ साथ करोगे तो भाई कुछ ना कुछ पीछे छूट जाएगा। आपको लगा अरे अभी तो बहुत टाइम है, चलो मैं एक एक करके कीवर्ड अंडरलाइन करता हूं। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, एंड में करना। जैसे कि EOM is provided when there is no modification as a result of the matter। तो मेरे भाई साहब क्या करना है, EOM को अंडरलाइन कर दिया, नो मॉडिफिकेशन को। तो बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से क्या कि भाई EOM कब करूंगा, जब नो मॉडिफिकेशन होगा। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ। एग्जाम राइटिंग है भाई साहब, लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक करो। सुनो, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है ना, मान लो कुछ नहीं आता है आपको, तो भी आपने एसे का नेम नंबर प्लस डील्स विद वाली लाइन लिख दी ना। डील्स विद यानी कि एसे 570 गोइंग कंसर्न deals with auditor's responsibilities relating to going concern assumption in an audit of financial statements। खाली ये लाइन आपको पढ़नी भी नहीं पड़ी, खाली मैं आपको बोलता हूँ SQC 1 और ऐसे 510 का आपको ऑब्जेक्टिव पैरा पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारी आप मन से लिख सकते हो, आपको इसका 1 नंबर मिल जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? पूरा आंसर गलत होगा, खाली ये लाइन आपने लिख दी तो भी 1 नंबर मिल जाता है। खाली ऐसे नेम नंबर नहीं, उसके साथ डील्स विद वाला भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसे नेम नंबर या तो फिर पी का क्लॉज नंबर, कारो का क्लॉज नंबर, जो भी आप लिख रहे हो उसको बॉक्स में डालना। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, एज पर ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उस चीज को बॉक्स में डालना। बात समझ रहे हो? हाँ। क्वेश्चन अगर आया क्वालिटी कंट्रोल का और उसमें ऑडिट वर्ड है ना, ऑडिट वर्ड, तो खाली ऐसे 220 का रेफरेंस नहीं देना, उसके साथ आपको SQC 1 का भी रेफरेंस देके आना है। प्लीज ये स्पेशल पॉइंट को मेरे ध्यान में रखना। प्रोफेशनल एथिक्स की मार्किंग स्कीम क्या होती है सर, बड़े ध्यान से सुनो सर। 2 मार्क होते हैं आपके क्लॉज के लैंग्वेज के, 1 मार्क होता है सर प्रोविजन का। ये क्लॉज की लैंग्वेज कौन सी, जो कि आपको डिक्टो याद करनी पड़ती है, जो मेरे 7-8 पेज के मैजिक चार्ट्स है ना, उसमें से आपको डिक्टो याद करनी पड़ती है। तो 2 मार्क क्लॉज के लैंग्वेज के होते हैं, 1 मार्क प्रोविजन का होता है, आप अपने वर्ड्स में लिखना। जैसे क्लॉज 6 की लैंग्वेज इधर आपने लिखी और इधर प्रोविजन का था रोविंग इंक्वायरी को लेकर के, अगर रोविंग इंक्वायरी का क्वेश्चन आया तो वो आपको इधर लिखना है। बात समझते हो? मैंने बोला हाँ। 0 मार्क होते हैं सर फैक्ट्स ऑफ द केस के, लेकिन आपको तो भी लिखनी पड़ती है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ द केस आपको लिखना है 1 लाइन में ही लिखना, ज्यादा उसको बढ़ाना मत, ठीक है। और रिलेशन आपको लिखना है इसका, क्या रिलेशन है इस फैक्ट का, मतलब इस केस का प्रोविजन से, और एंड में कंक्लूजन आपको लिखना होता है, वो भी 1 मार्क उसका कैरी करता है। क्लियर है? हाँ सर। अब बात को समझो, जैसा कि मैंने बोला पूरा का पूरा प्रोफेशनल एथिक्स आपको ओन लैंग्वेज में याद रखना है, खाली 1 लाइनर मैजिक चार्ट आपको क्लॉज की लैंग्वेज याद रखनी है। सर मोर देन 1 क्लॉज का रेफरेंस अगर देंगे तो चलेगा क्या? मैंने बोला चलेगा, बिंदास तरीके से चलेगा। अगर मान लो तुम 2 क्लॉज का रेफरेंस दे रहे हो और उसमें से 1 भी सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो 2 क्लॉज का रेफरेंस आप दे सकते हो। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अगर केस बेस्ड है तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड का नेम नंबर, डील्स विद वाली लाइन, प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस 1 लाइन में और रिलेशन लिख के एंड में कंक्लूजन लिखना है। चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या करोगे, कॉन्सेप्ट लिखोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, 1
लाइन में, इस बात को मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, 1 लाइन में ही लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस, बड़े बड़े लिखोगे आपका पेपर छूट जाएगा। रिलेशन लिखना है, उसके साथ कंक्लूजन लिखना है। चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आते हैं जिसमें हम लोग 6 स्टेप्स हैं, जैसे ग्रुप ऑडिट में रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेरेंट वाला आ गया, 5-6 स्टेप्स है, हाँ सर तो वही खाली सोल्यूशन लिखना है, फिर उसमें कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती। कारो केस बेस्ड क्वेश्चन है, क्या करोगे, एज पर रेलेवेंट क्लॉज ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020, फिर प्रोविजन आप लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे, वापस 1 लाइन, रिलेशन लिखोगे और कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में पता है क्या लिखना है कारो वाले क्वेश्चन में, रिपोर्ट एज पर रेलेवेंट क्लॉज ऑफ कारो 2020। तो क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट एज पर क्लॉज 3 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020, ऐसे कंक्लूजन में भी लिखना पड़ेगा। यानी अगर आप क्लॉज का रेफरेंस ऊपर दे रहे हो ना तो नीचे भी आपको देना पड़ेगा, नहीं आता है तो रेलेवेंट क्लॉज करके लिख सकते हो, कारो के क्लॉज के मार्क्स नहीं होते, वापस से बता रहा हूं, बात समझ में आती है? हाँ सर, लेकिन ऐसे के नेम नंबर और पीई के क्लॉज नंबर के मार्क्स होते हैं क्या, मैंने बोला हाँ सर उसके मार्क्स होते हैं। आंसर की लेंथ मैक्सिमम 1 पेज जानी चाहिए, 1.5 तो मैक्स टू मैक्स, ठीक है सर, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ना चाहिए, अगर बहुत बड़ा आंसर है तो 1.5 मैक्स टू मैक्स, बाकी आप ट्राई करना 1 पेज में खत्म करने की कोशिश करो। 4-5 मार्क का आंसर होता है तो उसको लंबा करने की कोशिश मत करना, पॉइंट वाइज आपको आंसर का प्रेजेंटेशन करना है। रिवर्स रीडिंग, बच्चे क्या गलती करते हैं ना सर, स्टूडेंट लेंथ देख के डर जाता है, भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन मैं करूंगा कैसे, तो आईसीआई में ही तो खेलता है तुम्हारे मनोबल के साथ, तुम्हारा मनोबल उधर टूटता है, तुम वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं और बोलते हो ये पेपर हार्ड है। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, लेंथ देख के घबराना नहीं है साला, अपन शंकर लखमानी स्पेशल व्यूअर से गिव अप नहीं करेंगे। एंड का पहले रिक्वायर्ड पार्ट देख लेना, फिर ही केस स्टडी पढ़ना, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो। भाई 3/4 ऑफ द क्वेश्चन जो होता है ना वो इररेलेवेंट होता है, उसमें मतलब 50% क्वेश्चन ही मैं बोल सकता हूं रेलेवेंट होता है, बहुत सारी इररेलेवेंट चीजें होती है जिसका आंसर से कोई लेना देना भी नहीं होता, तो पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा वेदर कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज वैलिड इनवैलिड, तो भाई उसके भी मार्क्स होते हैं, आपको लिखना पड़ता है यस कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज वैलिड, नो कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज इनवैलिड, ऐसा लिखना होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा है ना वो चीज तो आपको लिखनी पड़ेगी, खाली फिर प्रोविजन लिख के तुम लोग नहीं आ सकते। भाई जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना उसमें आपको पॉइंट्स लिखते हुए चलने, सर यानी 15 मिनट में आपको क्या करना है ना, पेंसिल उठानी है और पेंसिल से क्या करना है ना, हर क्वेश्चन के साइड में पॉइंट लिख देना है। 5 पॉइंट याद है तो उसको समरी फॉर्म में लिख दो कि सर उसका एक जो भी आपको वर्ड याद आ रहा है लिख दो, ताकि आपको रिकॉल करने में समय नहीं जाए। रिकॉल करने में क्या नहीं जाएगा सर, समय नहीं जाएगा जब तुम लोग पेपर को लिखोगे। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला हाँ सर, हाँ बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये चीज। अब जो आपको पहले 15 मिनट मिलेंगे ना उसमें आपको क्या करना है ना सर, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय मार्क्स, जो भी टाइम लिमिट आएगी ना वो आपको हर क्वेश्चन के बाजू में लिखते हुए चलनी है, और उतने टाइम लिमिट में ही आपको क्या करना है सर, उतने टाइम लिमिट में ही आपको वो आंसर लिखना है, तभी आपका 100 मार्क का पेपर पूरा होगा, नहीं तो फिर भूल जाना कि आपका 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो पाता है। ऐसे तो आपके पास 1.5 मिनट नहीं होता है पर मार्क्स, आपके पास होता है 1.8 मिनट, लेकिन 1.8 सोचोगे तो फिर 2 मिनट में पूरा होगा, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है पेपर पूरा होना, तो अपन 1.5 सोच के चलेंगे, ठीक है सर। हाँ, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय मार्क्स करना, उस उतने टाइम लिमिट में ही अपने को खत्म करना है, उतने मिनट में ही अपने को क्वेश्चन को क्या करना है सर, खत्म करना है। 3-4 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आपको मिलने ही वाले हैं भाई, अगर बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स पेपर निकाल दिया तो 4-5 हार्ड क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। एग्जाम में पैनिक जरा भी नहीं करना है, लास्ट से चालू करना। अगर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पेपर तुमको देखे तो लास्ट से चालू करना है, क्योंकि लास्ट में जनरली आईसीआई इजी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 से चालू करना, टफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ना बच्चे, स्पॉइल कर देते हैं अपना एंटायर पेपर वो टफ क्वेश्चंस की टेंशन में। मैंने तो लिटरली देखा था, मैं जब एग्जाम हॉल में था ना, लड़कियां ऐसे फूलों की डिजाइनें बनाने बैठ गई थी, ठीक है, लड़के ऐसे सर पकड़ के बैठ गए थे। मैंने बोला भाइयों बहनों टेंशन मतलब भाई जितना आते हैं उतना तो करो, तुम यार 39 की मेहनत करोगे ना भगवान तुमको 40 तक पहुंचा देंगे, 59 की मेहनत करोगे भगवान तुमको 60 तक पहुंचा देंगे, तो भाई हाथ बांध के बैठे नहीं रहना है। जो आता है पहले तुम करते जाओ, डिस्क्रिप्टिव में जितना आता है, एमसीक्यू में जितना आता है, फिर नहीं आता उसमें जो मैंने तुमको टेक्निक बोली है, ऐसे का नेम नंबर प्लस डील्स विद वाले, ऐसा करके तुम कुछ भी करो भाई। मैं बोल रहा हूं तुमको गिव अप नहीं करना है, टफ क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में रखते हुए चलना, लेकिन पहले इजी पकड़ के अपने को उसको पूरा करना है। ड्राफ्ट ओपिनियन पैरा वाला भाई फुल मार्क्स देता है इसलिए, मैंने कल वीडियो डाला है उसको अच्छी तरीके से देख लेना। बैंक ऑडिट के कॉमन आंसर का कल वीडियो डाला है उसको अच्छी तरीके से देख लेना। तो बैंक ऑडिट आपने छोड़ भी दिया है ना तो खाली वो कॉमन आंसर लिख के आ जाना। सीक्वेंस क्या रहेगा पेपर का, पहले वो वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने जिसके आंसर आपको आते हैं, मेरे वो 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आते तो पहले सारे क्वेश्चन कर देना, फिर करना एमसीक्यू आप लोग को। हाँ सर, उसके बाद करना है डिस्क्रिप्टिव यू डोंट नो यानी कि एकदम ही जिसमें आप गए गुजरे हो ना, जिसमें आपको कुछ नहीं आता तो ऐसे का नाम नंबर डील्स वाला लिख देना। ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप चीज एंड में करोगे। क्यों सर, एग्जामिनर देखेगा वाह यार इसका पेपर तो बहुत अच्छा है, पहले इसने वो वाले आंसर लिखे जो कि इसको पता है, यानी भाई पहले तुम लोगों ने वो आंसर लिखे जो कि तुमको पता है, ठीक है, तो एग्जामिनर हो जाएगा खुश, ठीक है, खुश हो जाएगा वो। फिर एंड में आते आते वो देखेगा ना कि भाई इसने चलो ऐसे नेम नंबर डील से तो सही लिखा है, तो दया भावना में तुमको 1 मार्क दे देगा। बाकी पहले तुम ये वाले आंसर लिखोगे ना तो भूल जाना कि एग्जामिनर तुमको मार्क्स देगा। बात समझ रहे हो क्या? तो इसको एंड में लिखना, जब तुमको पूरा पेपर हो गया तो एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन बन गया, हाँ यार इसको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो है, तो फिर एंड में लिखोगे तो इसका वो 1 नंबर दे देगा। बात समझ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ। और बिफोर एग्जाम मॉर्निंग में आपको मेरा एमसीक्यू वीडियो देखते हुए जाना है। क्या बात समझ में आती है क्या? वीडियो को फटाफट से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं किया तो भाई साहब और कमेंट करके जाओ कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट। तहलका मचाएंगे, धूम मचाएंगे, ऑडिट में एग्जामिनेशन लाएंगे। चलिए।